नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के सबसे रोचक सबसे इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसका नाम है वार्तालाप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वार्तालाप सेशन की शुरुआत हमने पिछले सप्ताह से की थी। उस समय हमने सेशन 1 कंडक्ट किया था। ये आपका सेशन 2 है। वार्तालाप सेशन 2 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे लगता है कि बुक वॉर्म या किताबी कीड़े बनने की अपेक्षा बहुत सी और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सफल होने के लिए रिक्वायर्ड बहुत ही ज़्यादा होती है। यही कारण है कि आज हम वार्तालाप 2 सेशन को लेकर के आए। आज के सेशन के क्या मायने हैं। आज के सेशन के मायने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सेशन हर एज ग्रुप के लिए है। चाहे आपके घर में किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति है, आज का सेशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल या इम्पोर्टेंट है। मैं एक सिचुएशन लेकर के चलता हूँ और वो सिचुएशन ये है कि मान लीजिएगा मुझे आज पता है कि मेरे पास कुछ एक चंद घंटे ही बचे हैं और मैं कल सुबह उठने वाला नहीं हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो इन चंद घंटों में मैं अपने आप को कोसना या अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दूं और मैं थक हार करके बैठ जाऊं। लेकिन मैं हमेशा दूसरे ऑप्शन को चूज करना पसंद करता हूं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि आपके पास जो चंद घंटे बचे हैं उसमें आप कोई ऐसा रिमार्केबल काम कीजिएगा, कोई ऐसा रिमार्केबल काम कि आपको ये पता है कि कल सुबह आप नहीं उठेंगे, फिर भी आप आज की रात चैन की नींद सो सके। और वही आज के सेशन में मैं करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आज के सेशन की कि आज के सेशन के बाद मैं आपकी जिंदगी के कुछ बेहतरीन दिनों में से एक दिन आज का आपका बनाने के लिए जा रहा हूं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगर सक्सेस की बात हम करें, अगर हम बात करें सबसे पहले सफलता की। सक्सेस, सफलता क्या है। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है। ये अलग बात है कि सफलता के पैमाने हर किसी के लिए अलग है। मैं टीचर हूँ, मेरे लिए टीचर बनना शायद सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी है। आप में से कोई स्टूडेंट दे वांट टू गेट सेलेक्टेड इन आर्मी, दे वांट टू गेट सेलेक्टेड इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उन सबके लिए सफलता के पैमाने अलग अलग हैं। मेरी 2.5 साल की बिटिया है, वो एक स्विच को ऑन करती है तो उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो वो स्टैंड लगाती है, चेयर लगाती है, कुर्सी लगाती है और अपने बल्ब को ऑन कर देती है। और ऑन करने के बाद वो ऐसे खुशी का इजहार करती है जैसे कि उसने किसी वर्ल्ड वॉर को जीत लिया हो। तो वो उसके लिए सक्सेसफुल है, यह सफलता है। तो सफलता की परिभाषा, सफलता की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगर मैं बात करूं तो सक्सेस डजंट मीन दैट देयर इज अब्सेंस ऑफ फेलियर। सफलता का कभी भी ये मतलब नहीं रहता कि वहां पर असफलता की अनुपस्थिति रहती है। इट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। सफलता का मतलब होता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ एक अति आवश्यक चीजों की प्राप्ति कर ली। इट मीन्स विनिंग द वॉर, नॉट एवरी बैटल। सफलता का मतलब एक युद्ध जीतने जैसा है, ना कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतनी। अगर मैं बात करूं सफलता की, तो सफल आप अपने नजरिए में होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रिलेटिव्स, आपके नियर और डियर वन या आपसे कोई भी एसोसिएट व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। हो सकता है कि मेरे पड़ोसियों की नज़र में मैं एक सफल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अपनी नज़र में मैं सफल हूँ। तो सफलता का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना है वो शुरू होता है आपसे। सबसे पहले आप अपनी नज़रों में सफल होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, तो अपनी नज़रों में सफल होइएगा। अगर मैं बात करूं सफलता की, तो कुछ एक इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर हम बात करें तो एक लेमैन ये कहेगा कि शायद मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आप मेहनती हो तो कन्फर्म है कि आप सक्सेसफुल होंगे।
लेकिन मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है। आप नोट कर लीजिएगा मेरे वर्ड्स को। अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो शेर जंगल के राजा नहीं होते। शेर 18 घंटे सोता है। जंगल का राजा तो गधा होना चाहिए था, जो कि सबसे ज्यादा मेहनती जीव है। लेकिन फिर भी जब शेर जंगल का राजा इसीलिए कहलाता है क्योंकि शेर जब 6 घंटे जगता है तब वो इतना स्मार्ट वर्क या इतना इफेक्टिव तरीके से काम करता है जितना कि एक गधा 24 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो बेसिकली ये नहीं है कि सफल होने के लिए मेहनत की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। हाँ ठीक है, सब्जी बनाते हैं, सब्जी में हम मसाले डालते हैं, अगर घर में हल्दी नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जी नहीं बनेगी, लेकिन हाँ सब्जी में कलर नहीं आएगा। कुछ इतनी ही सक्सेस या सफलता में जरूरत होती है आपकी मेहनत की। अगर मेहनत नहीं है तो आपकी सफलता में वो रंग नहीं आता जो जिस तरीके से हल्दी के ना डालने से सब्जी में नहीं आए। तो सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत करके ही सफल हुआ जा सकता है ये जरूरी नहीं है। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सफल होने के लिए आपको चाहिए? सबसे पहले जो है वो होना चाहिए आपका बर्निंग डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दार्शनिक रहे हैं, उनका नाम रहा है सुकरात। एक व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचता है और वो सुकरात से पूछता है कि सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और सुकरात उससे बात करते करते टहलते टहलते एक नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो नदी के किनारे पे पहुंचते हैं तो सुकरात उस व्यक्ति को और नदी में धक्का दे देता है, और जब वो व्यक्ति नदी में डूबने लगता है उसी समय सुकरात उसे नदी से बाहर निकाल लेते हैं। और सुकरात उससे पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर रहे तब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज की जरूरत थी? तो उसने कहा कि जब मैं पानी के अंदर था तब मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो थी एयर। सुकरात उसी समय कहते हैं कि जिस प्रकार पानी के अंदर आपकी इच्छा थी, बर्निंग डिजायर थी आपकी कि आपको कहीं से हवा मिल जाए, ठीक उसी तरीके से सक्सेसफुल या सफल होने के लिए भी किसी चीज को पाने की आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मन के अंदर इच्छा शक्ति पैदा कीजिएगा, बर्निंग डिजायर पैदा कीजिएगा। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, नाम सुना होगा विल्मा रुडोल्फ का। विल्मा रुडोल्फ की अगर मैं बात करूं तो विल्मा रुडोल्फ का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। विल्मा रुडोल्फ बचपन से अनमैच्योर बेबी के रूप में पैदा हुई थी। उसका प्री बर्थ हो गया था समय से पहले, जिसकी वजह से उसका वजन काफी कम था और इसी की वजह से वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर थी। और 4 इयर्स की एज में आते आते ही हैज टू सफर पोलियो, उन्हें पोलियो हो गया और पोलियो की वजह से उनका एक पैर पैरालाइज हो गया। अब विल्मा को चलने के लिए उसे व्हील चेयर पे बैठा दिया गया, वो चल नहीं सकती थी। उनकी मदर उन्हें एक डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने कहा कि विल्मा रुडोल्फ कभी भी चल नहीं सकती क्योंकि उसका जो पैर है वो पोलियो से इफेक्टेड बहुत ही ज़्यादा है। वो कैलिपर एक टाइप की डिवाइस होती है जिसे आपके पैर में सपोर्ट के लिए लगा दिया जाता है। तो उसने कहा कि वो कैलिपर की सहायता से ही चल सकती है। विल्मा एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की थी और उसका सब क्रेडिट जाता है उसकी मदर को। उसकी मदर ने कहा कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर विल्मा चाहे तो वो खड़ी होकर के चल सकती है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरी 4 साल की बेटी को चलने से रोक सके। विल्मा स्कूल जाती है, बच्चे खेलते हैं, उसकी इच्छा होती है कि वो भी उन बच्चों के साथ खेले। और जैसे ही गेम का पीरियड होता है तो सब बच्चे खेलने के लिए चले जाते थे। विल्मा को उन सबसे अलग कर दिया जाता था क्योंकि वो पैरालाइज थी, दिव्यांग थी, वो खेल नहीं सकती थी। 9 साल की उम्र में और विल्मा अपने कैलिपर को उतार करके फेंक देती है और वो अपना पहला कदम जमीन पर रखती है और इसके बाद धीरे धीरे और विल्मा चलना शुरू करती है। 13 साल की उम्र में वो पहली बार अपने स्कूल के कंपटीशन में भाग लेती है और वो सबसे लास्ट में आती है। ऐसे करते करते वो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते करते और वो एक समय अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एथलेटिक्स मीट में पार्टिसिपेट करती है। जैसे ही उसको कोच को पता लगता है कि वो 4 साल की उम्र से पोलियो अफेक्टेड थी और उसने कैलिपर को हटा करके और अपना पैशन बना रखा है रनिंग,
तो इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उसके कोच उससे, और वो विल्मा से पूछते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। विल्मा सेज कि आई वांट टू बी द फास्टेस्ट वुमन ऑन द अर्थ, कि मैं इस पृथ्वी की सबसे तेज महिला धावक बनना चाहती हूँ। उसके कोच ने कहा कि अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन या बर्निंग डिज़ायर है तो आपकी इस बर्निंग डिज़ायर को आपको अचीव करने से कोई भी रोक नहीं सकता। और यही रीज़न था कि 1960 के ओलंपिक गेम्स में विल्मा रुडोल्फ पहली ऐसी महिला बनी जिसने एथलेटिक्स के 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। और ये विल्मा कभी पोलियो इफेक्टेड हुआ करती थी, लेकिन इसकी डिज़ायर ही थी जिसने इसे फर्श से उठाकर अर्श पे ले जाकर रख दिया। तो आप अपने मन के अंदर अपनी बर्निंग डिज़ायर जरूर रखिएगा, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा शक्ति, जैसा कि मैंने बताया जो किसके पास थी, विल्मा रुडोल्फ के पास। आगे चलते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सफल होने के लिए या सक्सेसफुल आप होने के लिए आपको चाहिए, वो चाहिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आपके पास प्रेरणा का होना जरूरी बहुत ही ज़्यादा है। देखिएगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को लेकर के और किस तरीके से मोटिवेट या उससे प्रेरणा लेते हो। एक गांव के अंदर 2 भाई थे। एक बार एक सूफी संत वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक भाई का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा है और समाज में उस व्यक्ति का आदर सम्मान बहुत ही ज़्यादा है। वो आगे बढ़ता है, उसे एक उसका छोटा भाई और मिलता है और वो देखता है कि वो उस समय नशा करके गिरा हुआ था, अपने बीवी बच्चों को गालियां दे रहा था, समाज में उसका स्थान बिल्कुल ही नीचे था और कोई भी लोग उसके व्यक्तित्व के कारण उसे पसंद नहीं करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है इन दोनों भाइयों के अंदर डिफरेंस को देखकर, और वो बड़े भाई के पास जाकर के पूछता है कि आप ये बताइएगा कि आप दोनों भाई एक ही पिता के संतानें हो, फिर भी आप लोगों के अंदर इतना डिफरेंस क्यों। बड़ा भाई उसे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे फादर रोज़ ड्रिंक करके आते थे, वो हमारी मदर के साथ मारपीट करते थे, हमें स्कूल जाने का खर्चा पैसे नहीं देते थे और बचपन से हम सब भाई बहन यही चीज़ें देखते देखते बड़े हुए। मैंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लाइफ में कैसा भी बनूंगा, लेकिन मैं अपने पिता के जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। दूसरे भाई से पूछता है तो वो कहता है कि हम भी बचपन से ही अपने पिता को देखते देखते बड़े हुए और चूंकि हम उसे देखते देखते बड़े हुए, बड़े होकर के हम भी उनके जैसे ही बन गए। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दोनों ने एक व्यक्ति से लिया, एक उसको पॉजिटिव तरीके से लेके चला गया और एक उसको नकारात्मक या नेगेटिव तरीके से लेके चला गया। हमेशा जो आपका प्रेरणा का स्रोत होता है वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। मैंने आपको पिछली वार्तालाप सेशन में भी बताया था कि आप अपने नज़रिए को बदलिएगा। एक आधा भरा हुआ गिलास अगर आप ये कहते हो कि आधा भरा हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो आधा खाली है, मतलब उसमें आधी चीज़ें और आ सकती है। यही कारण है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपकी सक्सेस में रोल प्ले करेगा वो है आपका मोटिवेशन। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है वो है आपका कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। सकारात्मक लोग बहुत ही कम हैं जो आपके सक्सेसफुल होने की इस जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 2 भाइयों ने मिलकर के एक शिप या एक नाव बनाई और जैसे ही उन्होंने वो नाव बनाई तो बहुत से गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहाँ पे नकारात्मकता फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चूंकि जो नाव इन दोनों भाइयों ने बनाई है वो कभी भी चल नहीं सकती, वो कभी भी नहीं चल सकती। इन दोनों भाइयों ने और एक दिन समुद्र में उस नाव को उतारा और उन्हीं व्यक्तियों को बैठाया जो उसके बारे में नेगेटिव परसेप्शन रखते थे। और जैसे ही वो लोग बैठे, नाव चलने लगी तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये नाव अब कभी भी रुकेगी ही नहीं। तो नकारात्मकता हर जगह पे है। पहले उन्होंने कहा कि ये चलेगी नहीं और जब चली तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी रुक नहीं सकती। तो ऐसे नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से अपने आप को दूर रखिएगा। आप उनसे जितना डिफरेंस बना करके रख सकते हो आप उनसे उतना डिफरेंस बनाकर रखिएगा। फोर्थ
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी, वो है आपकी गोल सेटिंग। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि मछली की चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था, और गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडव पुत्रों को लेकर के आते हैं और उन्होंने कहा कि इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। सब पांडव बारी बारी करके निशाना लगाने के लिए आए। उसने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पत्ते और चिड़िया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप हट जाओ, आप निशाना नहीं लगा सकते। भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, और लास्ट में बारी आती है अर्जुन की। द्रोणाचार्य पूछते हैं अपने उस योग्य शिष्य से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन कहता है कि गुरुजी मुझे उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। फिर गुरु पूछते हैं कि क्या तुम्हें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें उस पेड़ की तरफ और कुछ चीजें दिखाई दे रही है, वो चिड़िया, उसके पंख, कुछ और दिखाई दे रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है जिसे मुझे भेदना है, और वो है उस चिड़िया की आंख। गुरु ने कहा कि तुम निशाना लगा सकते हो, और अर्जुन ने सक्सेसफुली वहां पर निशाना लगाया। गोल सेट, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप कभी भी सफलता को अचीव नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं लक्ष्यों की, अगर मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके से आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हो, तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूं कि एक जगह थी जहां से 4 डायरेक्शन में अलग अलग रोड जा रहे थे। वहां से एक व्यक्ति गुजरने लगा तो वो कंफ्यूज था कि उसे किस रोड पर जाना है। वहां पर एक एज व्यक्ति खड़े थे, तो उन्होंने पूछा कि दादाजी ये रोड किस तरफ जाते हैं? तो दादाजी ने भी उनसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हें किस तरफ जाना है? तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो दादाजी ने कहा कि बेटा फिर तो कोई भी रोड ले लो। अगर आपको इस बात का निर्धारित ही नहीं कर रखा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस रोड पे जा रहे हो? आप किसी भी रोड पर चले जाइएगा। तो कुछ एक इंग्रेडिएंट्स हैं जो सफल होने के लिए हमको चाहिए। उनमें आपका मेहनत भी एक है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपका गोल सेटिंग, नेगेटिव लोगों से दूर होना, आपकी अपनी लाइफ को लेकर के मोटिवेट होना, और आपके मन के अंदर बर्निंग डिजायर होना, ये इम्पोर्टेंट या जरूरी बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं सक्सेस की, ठीक है, आप सफल हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सफल होने में आपकी बहुत सी रुकावटें भी आएंगी। बहुत सी रुकावटें आएगी सफल होने में। कुछ एक ऐसी चीजें जो आपको सफल होने से रोकेगी। और आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक मैजिकल फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। मैं आज आपको उस चीज के बारे में बता दूंगा जो आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है। आपकी सफलता में सबसे बड़े रोड़े को मैं आपको दिखा भी सकता हूं, आप उसे देख भी सकते हो। आपको बेसिकली करना क्या है, मैं आपको उस व्यक्ति को इस तरीके से दिखाऊंगा कि आप सुबह उठिए, और सुबह उठ के और आप सीधा किसी भी मिरर के सामने जाइएगा और मिरर में देखिएगा। जो व्यक्ति आपको शीशे में दिखाई दे रहा है वही व्यक्ति है जिसने आज तक आपको सफल होने से रोका है। एक छोटा सा गांव होता है, एक गांव होता है, तो गांव में 2 बच्चे होते हैं। बच्चे खेल रहे थे, और खेलते खेलते उसमें से एक बच्चा, जो बड़ा बच्चा था, वो कुएं के अंदर गिर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बच्चा कुएं के अंदर गिर जाता है। जैसे ही छोटा बच्चा ये देखता है कि वो कुएं के अंदर गिर गया, छोटा बच्चा चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आसपास कोई लोग थे ही नहीं। अब छोटा बच्चा क्या देखता है, 6 साल का बच्चा, और जो गिरा वो 8 साल का था। वो 6 साल का बच्चा एक बकेट और उससे लगे हुए एक रस्सी को देखता है, और वो उस बकेट को कुएं के अंदर डाल देता है। और जैसे ही कुएं के अंदर वो उस बकेट को डालता है, बड़ा बच्चा उसे पकड़ लेता है, और वो बच्चा उस रस्सी को धीरे धीरे खींचता है, और इस तरीके से वो बड़ा बच्चा कुएं से बाहर आ जाता है। अब आसपास के कुछ एक लोग उस समय तक आ गए थे और उन्होंने इस चीज को देख लिया था। अब बच्चों को डर था कि जब वो घर जाएंगे तो उनके पेरेंट्स उनकी पिटाई करेंगे, क्यों कुएं के पास खेलने के लिए क्यों गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो घर जाते हैं तब लोग कहते हैं कि बेटा
एक्चुअली क्या हुआ था आप हमें बताइएगा। तो बच्चे बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके और ये बड़ा भाई कुएं में गिर गया और छोटे भाई ने इसे खींच के बाहर निकाल दिया। गांव का कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास करने को राजी नहीं था कि इस बच्चे ने इस दूसरे बच्चे को और कुएं से इस तरीके से खींच लिया। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति को लगता था कि एक छोटा बच्चा जो एक बाल्टी को नहीं उठा सकता, उसने अपने से 2 साल बड़े बच्चे को किस तरीके से कुएं से खींच लिया। लेकिन उस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें उन बच्चों के ऊपर विश्वास था। सब लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और उन्होंने पूछा कि दादाजी, कोई इस चीज को मान ही नहीं रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे विश्वास करते हो कि इन्होंने ऐसा किया, तो आपको इन पे ऐसा क्यों विश्वास है कि ऐसा क्यों कर सकते हैं या इन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। दादाजी को हंसी आ जाती है। वो कहते हैं कि बच्चे बता तो रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई एक बड़ा बच्चा गिर गया था, छोटे बच्चे ने उसे पकड़ के खींच लिया। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चा जो एक छोटी बाल्टी को नहीं उठा सकता, उसने इस बच्चे को कैसे खींच लिया। तो दादाजी को हंसी आ गई और दादाजी हंसने लगे। तो आसपास के लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। तो दादाजी ने कहा कि ये छोटा बच्चा उस बड़े बच्चे को कुएं से इसलिए खींच पाया क्योंकि उस समय उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि वो उसे कुएं से खींच नहीं सकता। अगर कोई उसे ये बता देता कि वो उस बच्चे को कुएं से खींच नहीं सकता तो वो उसे नहीं खींच सकता। लेकिन सबसे बड़ा चीज तो यही थी कि उसके आसपास कोई था ही नहीं जिसने उससे ये कहा ही नहीं कि तुम इसे नहीं कर सकते, और उस बच्चे ने वो कर दिखाया जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो अगर आपकी सफलता में कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो खुद आप हो। उस नेगेटिविटी, नकारात्मकता को खत्म कीजिएगा और इसके साथ साथ आप डेफिनेटली सफलता या सक्सेस को अचीव कर पाओगे। दूसरी, सफल होने के लिए सबसे पहले जिस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है वो है आपका फियर। हिंदी में क्या कह देते हैं? डर, फियर। देखिएगा, फियर या अगर मैं डर की बात करूं तो आपको डर है कि आप सफल होंगे या नहीं। ये डर किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। मान लीजिएगा अगर मैं टीचर नहीं होता तो आज मैं बहुत अच्छा कुक होता। मैं कुछ भी रेसिपी बना रहा हूँ और मुझे डर है कि वो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, तो वो रेसिपी कभी भी अच्छी बनेगी ही नहीं। याद रखिएगा, इट इज द फियर ऑफ फेलियर दैट मेक्स ए पर्सन फेलियर। किसी भी चीज में फेल होने का डर ही आपको उस चीज में क्या कर देगा? फेल कर देगा। माउंटेन ड्यू का तो स्लोगन भी है कि डर के आगे क्या है? जीत है। और बिल्कुल एग्जैक्ट है कि डर के ही आगे क्या है? जीत। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक डेफिनेशन दी है फियर की। उन्होंने कहा है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ये कुछ एक ऐसे फॉल्स एविडेंस होते हैं, कुछ एक ऐसी फॉल्स चीजें होती है जो हमको अपीयर होती है कि वास्तव में वो रियल या वास्तविक है, लेकिन ऐसी वास्तविकता उनके अंदर कुछ भी होती ही नहीं। तो अपने मन से इस फियर या डर को खत्म कर दीजिएगा। आप किसी भी चीज की कोचिंग ले रहे हो या आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी फील्ड में हो और आपको डर है कि आप नहीं कर सकते, तो यकीन मानिएगा मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप नहीं कर सकते। तो फेलियर या फियर ऑफ फेलियर को अपने मन से निकालिएगा, डर से अपने मन को निकालिएगा। डर की अगर मैं बात करूं तो आपने जाने ना अनजाने में डर की एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है, आपने एक बाउंड्री खींच ली है। आप यहाँ पे खड़े हो और सक्सेस इसके इस तरफ है और आप मान चुके हो कि आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर ही नहीं सकते। अगर आपने क्रॉस किया तो आप जल के भस्म हो जाओगे, राख हो जाओगे। आप यहाँ पे खड़े हो, जब तक आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस को अचीव कर ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूं तो हर कोई चाहता है कि उसे स्वर्ग के दर्शन हो, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। Everyone wants to see the heaven but no one wants to die. Is it possible? ये पॉसिबल है। मरोगे तभी तो स्वर्ग के दर्शन होंगे। और यही रीजन है कि आपको अपने मन से उस फियर या डर को निकालना होगा। जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा आपको सक्सेस होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब ये फियर भी काफ़ी टाइप का होता है। ये फियर इस टाइप का होता है कि शायद मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं रही कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ, या मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर पाऊँगा, या जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ उस फैमिली बैकग्राउंड में कभी नहीं किसी भी व्यक्ति ने इस टाइप के एग्जाम्स या इन सब चीज़ों को क्रैक किया ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊँ।
और सबसे बड़ा जो फियर होता है वो हमारी फैमिली हमारे अंदर घुसा देती है कि आप लोग इसे कर नहीं सकते। तो अगर मैं बात करूं, इस फियर को खत्म कीजिएगा। जैसे ही ये डर खत्म होगा तैसे ही आपकी बाउंड्री खत्म होगी और आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। अगर मैं आज आपकी सिचुएशन करूं तो आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से एक रिवर या नदी फ्लो कर रही है और रिवर के इस तरफ ग्रीनरी या हरियाली बहुत ही ज्यादा है। आप इस जगह से और ग्रीनरी में जाना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि बीच में एक रिवर है और आपके मन में डर है कि अगर आप रिवर क्रॉस करोगे तो आप डूब जाओगे। तो आप यकीन मानिएगा आप कभी भी उस ग्रीनरी को अचीव कर ही नहीं सकते, आप वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो और वो नदी के इस साइड बैठे हुए आप ताउम्र जिंदगी भर तक उस ग्रीनरी को निहार सकते हो। फियर ऑफ फेलियर को हटाइएगा अपने मन से, डर को हटाइएगा। डर कुछ नहीं है, देखिएगा दो ही चीजें हैं। अगर आप किसी चीज में हो तो या तो आप सक्सेसफुल होगे या आप फेलियर होगे, दो ही चीजें हैं। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज है। आप जिस चीज को अचीव करना चाहते थे आपने उस चीज को अचीव कर लिया। और अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो कोई रीजन नहीं है, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर मैं बात करूं थॉमस एल्वा एडिशन की, तो थॉमस एल्वा एडिशन किसी चीज को इन्वेंट कर रहे थे और वो उस चीज को इन्वेंशन करते करते और 999 टाइम्स फेलियर हुए, अनसक्सेसफुल हुए। और इसी कड़ी में जब उन्होंने 1000वीं बार उस चीज को बनाया तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो जितने भी रिपोर्टर्स थे उस समय, उन्होंने सबने पूछा कि आपने क्या गलतियां की जो 999 बार आप इस चीज को बना नहीं पाए। तो उसने कहा कि मैंने इस चीज को बनाने में एक्चुअली टोटल ही 999 गलतियां की है। हर बार मेरे को रियलाइज होता रहा कि मैं ये गलती करता रहा हूँ और मैं उसे इम्प्रूव करता रहा और 1000वीं बार वो सारी गलतियां इम्प्रूव होगी और मैंने उस चीज को इन्वेंट कर दिया। फिर एक रिपोर्टर और पूछता है उनसे कि आपको तो रातों रात शोहरत या सफलता मिल गई, तो अब आपको कैसा लग रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ही पता है, थॉमस अल्वा एडिशन ने कहा कि मुझे ही पता है कि वो रात कितनी लंबी थी। तो बेसिकली फियर को अपने मन से निकालिएगा, डर के आगे ही जीत है, ये हमेशा याद रखिएगा। और डेफिनेटली एक दिन आप सफलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है कि आपके सफल होने के लिए चाहिए, वो है आपका लव। याद रखिएगा, ये पूरा पै वाला प्यार नहीं है, ये आधे पै वाला भी प्यार है। ये वही प्यार है जो आप समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये तो प्यार घास के मैदान होते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके लव या प्यार की। दो चीजें जरूर याद रखिएगा, एक आपका लव और सेकंड आपका अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का हिंदी में मतलब होता है आकर्षण। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल तभी हो पाओगे जब आप उस चीज से प्यार करोगे, अदरवाइज आप उस फील्ड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अट्रैक्शन मनुष्य के बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर से सभी आर्मी बैकग्राउंड में है, तो हर कोई चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं और मेरे को भी लगा बीकॉम करने के बाद कि मुझे आर्मी में जाना चाहिए। तो एक मेरा अट्रैक्शन था आर्मी। उसके बाद किसी ने मेरे को कहा कि नहीं, आर्मी नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप आईटी में कुछ कर लो, और आईटी में कुछ कर देने से और इस फील्ड में कैरियर बहुत ही शानदार है। और मैं आईटी के फील्ड में चला गया। आईटी के फील्ड में भी मैंने कुछ अचीव नहीं किया। उसके बाद किसी ने कहा कि ये कुछ नहीं है, आप इससे अच्छा है कि बिजनेस शुरू करो। बिजनेस की तो भाई बल्ले बल्ले है, बिजनेसमैन के आजकल कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा कि नहीं, एक काम करो, आप टीचिंग करो, और मैं टीचिंग में आ गया। तो बेसिकली आपके अट्रैक्शन कितने भी हो सकते हैं। गांव से एक लड़की बैंक में सेलेक्ट हुई तो पूरा का पूरा गांव ही किसका फॉर्म भरने लग गया, बैंकिंग का। ये उनका अट्रैक्शन था। मैं टीचर हूँ, इसको देख करके और बहुत से ऐसे मेरे कलीग्स हैं जो इंस्पायर हुए कि वो भी टीचर हो, लेकिन वो टीचर नहीं है। उन्होंने टीचिंग को एज ए अट्रैक्शन चूज किया, और वो जो अट्रैक्शन था वो उनका कुछ समय बाद चेंज हो गया और वो चीज़ दूसरे पे अट्रैक्ट हो गई, और आज तक एक्चुअली वो किसी भी चीज़ को अचीव कर ही नहीं पाए। अट्रैक्शंस फिक्स नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। आज मेरे पास बाइक है, कल मैं गाड़ी सोचूंगा, गाड़ी है तो मेरे पास कुछ और सोचूंगा, और अट्रैक्शन चेंज होते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्यार, लव सिर्फ एक होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इस अट्रैक्शंस में से कौन से अट्रैक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टीचिंग रखता है। 90% हो सकता है कि मेरा दिल 90% टीचिंग के लिए धड़कता है, 5% बिजनेस के लिए, 3% आर्मी के लिए और 2% आईटी के लिए।
हर किसी के लिए ये अलग अलग है। अब मेरे को सिंपली करना क्या है, मेरे को ये देखना है कि इन अट्रैक्शंस में से मेरा सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस चीज़ के प्रति है, और ये अट्रैक्शन होता भी क्या है, बचपन से हो जाता है ना। हम लेट रहे थे, हमारे सर के ऊपर से जहाज गई और हमने मन ही मन सोच लिया कि एक दिन हम भी जहाज को उड़ाएंगे। जहाज को उड़ाने का मतलब है कि हम एयरफोर्स में जाएंगे, तो हमारा अट्रैक्शन हो गया। दादाजी के साथ बैंक में गए, वहाँ पे क्लर्क को बैठे देखा और हमें लगा कि नहीं, हमें भी बाबू बनना चाहिए, तो दूसरा हमारा बैंकिंग में इंटरेस्ट हो गया। बड़े हुए तो किसी आर्मी मैन को देखा और हमें लगा कि हमें भी फौज में जाना चाहिए, तो वो हमारा अट्रैक्शन हो गया। अब हर किसी के लिए इस अट्रैक्शन की परसेंटेज अलग अलग होती है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, प्यार की शुरुआत भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन से ही होती होगी। हम पहले किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसी अट्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे किस में, लव में। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि आपका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके प्रति है, ये डिसाइड करने वाले आप खुद हो। याद रखिएगा, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके नियर और डियर वन कोई भी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका दिल सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए धड़कता है। ये डिसाइड करने वाले आप खुद हो। मान लीजिएगा मेरा सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो टीचिंग के लिए है, तो इजीली मैं टीचिंग को अपने किस में कन्वर्ट कर दूंगा, लव में। और एक बार जब ये चीज़ लव में कन्वर्ट हो गई तो मुझे ओम शांति ओम का एक डायलॉग याद आ रहा है कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो उसे सारी कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ इस चीज़ को कि आप उस चीज़ को डेफिनेटली अचीव कर लोगे। 99.99% आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। अब अगर मैं बात करूँ, ये देखिएगा वही प्यार है। हरियाणा में आपको पता है ना, इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है। मुझे पता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा और इससे मेरे फादर की रेपुटेशन बिल्कुल गिर जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि इंटरकास्ट मैरिज का हरियाणा में क्या आशय होता है। फिर भी जब मैं उस लड़की को लेकर के भागता हूँ तब मैं ये नहीं देखता कि उसका इम्पैक्ट या उसका प्रभाव मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर क्या आएगा, और मैं भाग जाता हूँ। अगर ऐसा ही प्यार आपको अपने कैरियर और इन सब चीज़ों से हो जाए तो क्या इसे अचीव करने में कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। यही रीज़न है कि अट्रैक्शन डिसाइड कीजिएगा और कन्वर्ट कीजिएगा उसे अपने लव में। अगर आपने आज तक अट्रैक्शन को डिसाइड नहीं किया है तो एक चीज़ याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंदा ने कहा था कि ट्राई टू मीट योर सेल्फ वंस इन ए डे। अपने आप से दिन में एक बार मिलने की कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। दिन में 5 मिनट या किसी भी टाइम 5 मिनट आंखें बंद करके आत्मविश्लेषण कीजिएगा कि आप क्या करना चाहते थे, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तभी आपकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आएगी कि नहीं यार, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे तो ये करना है। और जो आप करना चाहते थे वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और अब उसी अट्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है अपने किस में, लव में। और यकीन मानिएगा सारी कायनात आपको आपसे लव से मिलाने में लग जाएगी। अब 99.99% आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। 0.01% हो सकता है आप उस चीज़ को अचीव ना कर पाओ। क्यों अचीव नहीं कर पाओगे, मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये कहोगे कि शायद वो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं रही होगी। बिल्कुल गलत, वो चीज़ आपकी किस्मत में बिल्कुल नहीं थी। देखिएगा, किसी भी चीज़ को सोचने का नज़रिया बदलिएगा। अगर मैं बात करूं तो मैं पहले आर्मी में जाना चाहता था, मेरी फैमिली से सभी आर्मी में थे, मेरी भी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊं। मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मैं कलरों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या, मेरा कैरियर ही खत्म हो गया। गांव के बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, वो एक अट्रैक्शन को अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो अट्रैक्शन अचीव नहीं हुआ तो वो मानते हैं कि उनका कैरियर ही खत्म हो गया। बहुत से स्टूडेंट है, अभी मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ तो मेरे को दिखाई देते हैं कि फेसबुक पे उन्होंने अपनी जो डीपी लगा रखी है, व्हाट्सएप पे जो डीपी है उसमें वो बैठे हैं, पीछे छोटू मोटू, छोटू पतलू, हल्दीराम की 4 चीज़ें टंगी हुई है, बोरोप्लस, फेयर एंड लवली रखी हुई है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो कह रहा है कि सर मैंने शॉप ओपन कर ली। बातचीत करने पे पता लगा कि उसका एक ही पैशन था कि वो आर्मी में जाना चाहता है। वो आर्मी में गया नहीं, उसे बेल्ट की नौकरी मिली नहीं, तो उसने अपने गाँव में एक परचून की क्या खोल ली दुकान। मेरे को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हो सकता है कि ये अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। 99.99% आप इसको अचीव नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी होता है कि यार कोई प्यार करने वाले को अचीव ही कर पाए। हम जिसे प्यार करते थे, हमारी शादी उससे नहीं हुई तो हम नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर मैं बात करूं
इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इसको ख़त्म कर दिया। मेरा दूसरा पैशन था टीचिंग। अब मैंने धीरे धीरे टीचिंग को डेवलप करना शुरू कर दिया। आर्मी था मेरा पैशन। 2014 से पहले मेरे लिए फौज से अच्छी दुनिया की और कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं फौज में नहीं जा सकता, तो मैंने अपने दूसरे अट्रैक्शन को और कन्वर्ट करना शुरू कर दिया अपने लव में। और आज मेरे पास 1000 रीज़न है कि क्यों टीचिंग से बेटर प्रोफेशन और कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपने प्रोफेशन के लिए ऐसी ही चीज़ें सोचिएगा जिस भी फील्ड में आप सक्सेस अचीव करना चाहते हो, और उसे कन्वर्ट कीजिएगा लव में। जरूरी नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन टीचिंग था, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप एक फूड ब्लॉगर बनना चाहते हो, आपको फूड बनाने में अच्छा है, तो आप अपने अट्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिएगा लव में। समझ रहे हो? अब 99.99% आपने वो अचीव कर लोगे, कन्फर्म है, मैं आपको कहता हूँ। 0.01% हो सकता है कि आप उस चीज़ को अचीव ना कर पाओ। क्यों नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि आपने माना कि वो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप मेरे वर्ड्स को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सफल नहीं हुए, अगर आप सफल नहीं हुए तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो मंजिल ही बदनसीब थी जो तुम्हें पा नहीं सकी, नहीं तो जीत की क्या औकात थी जो तुम्हें ठुकरा दे। कोई और बेहतरीन चीज़ है जो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। मैं फौज में नहीं था, बहुत बढ़िया बात है। फौज में इसलिए नहीं था क्योंकि टीचिंग मेरा इंतज़ार कर रही थी, और आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ शायद उससे बेटर, उससे बेहतरीन प्रोफेशन और कोई दुनिया का हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लव की, तो लव करते समय वो बहुत सी डिफिकल्टीज, अप और डाउन्स भी आएंगे। हो सकता है कि आपको बार बार अनसक्सेसफुल या असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन उसमें भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। हो सकता है कि कई बार हम ताले को खोलने की कोशिश करते हैं और हमारे पास चाबियों का एक गुच्छा होता है, हम अलग अलग चाबियां लगाते हैं, लेकिन कभी भी ताला नहीं खुलता। तो कोशिश करते रहिएगा, क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी ही आपके ताले को खोल दे। थर्ड, अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हुए तो याद रखिएगा, शेर भी जब एक ऊंची छलांग लेता है तो वो 2 कदम पीछे जाता है। अपनी कमर कस के तैयार हो जाइएगा, जिंदगी आपको एक बहुत ही ऊंची छलांग देने वाली है। इसी के साथ मैं आप आज के टॉपिक को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा, लेकिन इसे कंक्लूड करने से पहले और काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि आप किसी अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा वार्तालाप सेशन में, और मैंने ऐसा किया भी है। आज मैं अपने इस सेशन को ख़त्म करते हुए इस सेशन के सबसे रोचक सेगमेंट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। मैं आज बात करूँगा अपने बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के बारे में। अगर मैं बात करूं तो साल था 2016-2017, ये वो टाइम पीरियड था जो मेरी शादी से पहले का टाइम पीरियड था। इस समय एक स्टूडेंट थी जो मेरे से पढ़ने के लिए आती है, और उस स्टूडेंट का नाम था नीतू पटेल। तो याद रखिएगा, आज हम बात करेंगे नीतू पटेल की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत परतावल एक जिला परिषद आता है, उसका एक छोटा सा गांव है छातीपुर। छातीपुर गांव के सुरेंद्र पटेल की 5 संतानें हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे, और उन 3 बेटियों और 2 बेटों में सबसे बड़ी है आपकी नीतू पटेल। नीतू पटेल 2016-17 में मेरी स्टूडेंट रही है, और उसके बाद भी नीतू पढ़ी है। नीतू की अगर मैं बात करूं तो 2017 में जब नीतू पढ़ने के लिए मेरे पास आई तब काफ़ी रोचक किस्से हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नीतू ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक की है। बीटेक करने के बाद और वो जॉब करने के लिए गुड़गांव आती है। गुड़गांव में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में वो लगभग 6 साल तक जॉब करती है, और इस 6 साल जॉब करने के दौरान 2017 में, और उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिएगा। बचपन से उसका सरकारी नौकरी का कोई सपना नहीं था। बेटी एक इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करती है और उसी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। फादर को कुछ समय बाद लगता है कि मुझे जाके देखना चाहिए कि मेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ पे वो ठीक तरीके से वो रह रही है या नहीं। फादर आते हैं, और मैं सुरेंद्र पटेल जी से अपने जीवन में खाली एक बार मिला हूँ, और मुझे वो चीज़ याद है। कई बच्चे पिछले 8 साल के कैरियर में हज़ारों बच्चे पढ़े हैं, उन बच्चों को लगता है कि शायद टीचर उन्हें नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ, रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो सुरेंद्र पटेल मेरे से मिले, 2017 की बात है। मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा के आ रहा था।
नीतू पटेल अपने पापा को मेरे सामने लेके आई और हम रोड पे मिले। उस समय मेरी एज 26 ईयर्स थी। और जैसे ही उसके फादर मेरे को देखते हैं वो कहते हैं कि ये मेरे सर हैं, और नीतू पटेल के पिता गेस्चर के रूप में और झुकते हैं मेरी तरफ। और मैं इतना एशेम्ड फील करता हूँ कि एक 26 साल का लड़का और उसके सामने इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़ करके और झुक रहे हैं। मेरे को बहुत ही ज़्यादा एकदम से उस समय शॉक हुआ। और मैंने उनसे कहा कि सर आप बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु का तो स्थान एक्चुअली भगवान के बराबर होता है, तो आप भगवान के बराबर ही हो, आप बताइएगा मेरी बेटी के बारे में। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही थी, मैंने कही थी कि आपकी बेटी बहुत ही बेटर परफॉर्म कर रही है, हो सकता है कि सक्सेसफुल होने में कुछ समय लग जाए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपकी बेटी सफल होगी। लॉकडाउन के बाद और मेरे पास कुछ एक टीचर ने, फेलो टीचर ने, और एक कटिंग शेयर की, और वो कटिंग थी नीतू पटेल के बारे में। नीतू पटेल ने 2020 में गोरखपुर से असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग ली। और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि नीतू महाराजगंज की पहली ऐसी बेटी बनी है जो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनी। और नीतू की इसी उपलब्धि के लिए मैं अपने उस ब्रिलियंट स्टूडेंट की बहुत ही बुरे शब्दों में प्रशंसा करता हूँ। और मेरे को लगता है कि नीतू काफ़ी और बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। इसीलिए मेरे आज के सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं नीतू पटेल की एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। और अगर आपको नीतू पटेल के बारे में पढ़ना है तो मैं नीतू पटेल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा न्यूज़पेपर्स के, जहाँ पर उस होनहार बिटिया की स्टोरी को छापा गया है। इसी के साथ मैं आज के अपने सेशन को कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे अपने रिलेटिव्स और इसे अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर, जिन्होंने मुझे यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसके माध्यम से मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान किए हुए स्ट्रगल्स के कुछ पॉइंट को यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ। मेरा नाम नीतू पटेल है और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना बीटेक 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पास किया है। फिर मैं प्राइवेट कंपनी मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो गुड़गांव में सिचुएटेड है, 6.5 ईयर मैंने काम किया। मैंने मेरा बचपन से कोई ड्रीम नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं। 2016 मिड की बात है, मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया कि बेटा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आप कर लोगे। फिर ये चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई। मैं इस चीज़ को मतलब पूरा डेडिकेशन से मैं इस चीज़ को करने लगी। मैं अपने नौकरी के साथ साथ मैंने ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं 9 से 6:30 अपने ऑफिस होती थी और 6:30 के बाद से घर पे आके अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बनाती थी पर डे का, कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट, कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। मैं उस टाइम टेबल को ये देख के नहीं पढ़ती थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं। बस मैं क्वालिटी और फोकस स्टडी करती थी। मैं थोड़ा ही पढ़ती थी पर मैं डेली पढ़ती थी, कंसिस्टेंसी मेरी डेली रहती थी और मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करती थी। उस टॉपिक को कंप्लीट करने में मैं रात नहीं देखती थी कि रात के 12 बज गए हैं या 2 बज गए हैं। मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर मैं सोती थी। देन फिर अगले दिन वही साइकिल चलता था, मैं 9 से 6:30 ऑफिस, दिन ऐसे। पूरे प्रिपरेशन में जो मेरा सब्जेक्ट था जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, उसमें मैंने जैसे एग्जाम्पल जीएस के लिए मैंने अजय सर का कंटेंट फॉलो किया, जो मुझे बहुत सही लगा। मैंने उस कंटेंट को मल्टीपल रिवीजन किया, बार बार पढ़ा। जीएस के लिए मैंने उस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज किया। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा अजय सर का कंटेंट। बाकी इसी तरह से मैंने मैथ के कंटेंट में जो टॉपिक थे उन्हें मल्टीपल रिवीजन किया। सिमिलरली इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मैंने सेम यही रणनीति अपनाई। मैंने होल अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कभी भी ये नहीं सोचा था कि मतलब मेरे से नहीं होगा या नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा।
मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी, मेरे आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहता था और मैं मतलब मेरे खून में ये बस चुका था, मेरे बॉडी के एक एक सेल में ये था कि मुझे कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने स्टेट के लिए कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। बस इसी जज्बे के साथ मैं अपनी तैयारी को करती थी और मैंने ऐसा किया। पूरे मेरे प्रिपरेशन में एक लाइन थी जो ओम शांति ओम में शाहरुख खान जी ने बोला था कि अगर हम किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हैं ना, तो मतलब उस चीज़ को मिलाने में पूरी कायनात हमसे उस चीज़ को मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। बस ये स्टेटमेंट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फिट बैठा और मुझे सुन रहे मैं प्रत्येक स्टूडेंट से यही बोलूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान पॉजिटिव रहें और कभी भी ये ना सोचें कि मेरे से नहीं होगा, या मतलब डिप्रेस तो बिल्कुल भी ना हो, पैनिक ना हो। हमेशा पॉजिटिव रहें, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई डेली करें, हार्ड वर्क करें, प्रैक्टिस करें और मतलब बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ें, बिल्कुल सिंगल माइंडेड। कुछ भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। जब मैं अपने जॉब के साथ पूरे डेडिकेशन से अपने जॉब को करते हुए अपने प्रिपरेशन को भी मैंने 100% एफर्ट दिया, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। इन लास्ट मैं यही बोलूँगी कि मुझे सुन रहे प्रत्येक बच्चे में से अगर किसी एक बच्चे को भी मेरी बातों से सफलता मिलेगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।